मैप के थ्रू ये क्लास रहेगी, मतलब करंट अफेयर्स के बीच में एक मैप के थ्रू दिया हुआ किस किस राज्य में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे दिखेगा लद्दाख, माइक बंद कर दीजिए, खटखट की आवाज आ रही है। ठीक है, लद्दाख विश्व आइस स्केटिंग दिवस मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? लद्दाख में। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ, कहाँ पे हुआ आनंद विवाह अधिनियम? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, किस राज्य में? हरियाणा। हरियाणा में। ठीक है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमति व्यक्त की, कौन कौन दो राज्य ने पार्वती काली सिंध नदी? बिल्कुल, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमति व्यक्त की थी राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गुजरात। गुजरात का। पैनगंगा नदी पे, ठीक है, प्रस्तावित बांध परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, कहां पे किया गया पैनगंगा नदी पे विरोध प्रदर्शन? कहां हुआ? महाराष्ट्र में। उडुपी जिले में स्थित केरे बसदी मंदिर को झील मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर कहाँ पड़ता है? केरे बसदी मंदिर कर्नाटक में है। उडुपी जिला भी कर्नाटक का जिला है। ठीक है, अब चलते हैं, इधर हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, अब चलते हैं, चलिए बताना है आपको, इधर का भी छूट गया। राज्य की संस्कृति की विरासत को समृद्ध करने के लिए 25 दिसंबर से किनका माइकी को कर रहा है? चांदनी जी माइक बंद कीजिए। 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव 2023 शुरू किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में दुनिया के सबसे मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में। विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो भारत संकल्प यात्रा कहां पे चल रहा है? बिहार में। बिहार में चल रहा है। ठीक है, असम समझौते के धारा 6 एक विशेष प्रावधान है जो समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले लोगों को नागरिक से संबंधित है, ये कहाँ का है? धारा 6A किस राज्य में है? असम। राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, UNLF के साथ समझौता किया, शांति समझौता किया, और उसके बाद यूएनएलएफ ने हथियार डाल दिए। ठीक है, यूएनएलएफ कहाँ का उग्रवादी संगठन था? ये मणिपुर। मेघालय का। ULF ये कहाँ का है? अल्फा अल्फा असम का है, कहाँ का है? अल्फा उल्फा कहाँ का? असम का है। ठीक है, UNLF कहाँ का है? मणिपुर का था, कहाँ का था ये? मणिपुर का। मणिपुर। ठीक है, लाल डोंग हल्दी को भौगोलिक GI टैग दिया गया, लाल डोंग हल्दी किस राज्य की है? मेघालय। मेघालय की है। हो गया पूरा कंप्लीट, छूटा भी सारा कंप्लीट? जी सर। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा कर लूं। आज जो मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है बिहार समय सानिक समसामयिक पढ़ना है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। अब चलेंगे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ज्ञान भवन पटना में संपन्न, खबरों में क्यों रहा? ठीक है, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ज्ञान भवन पटना में संपन्न, खबरों में क्यों रहा? रीजन क्या है? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 13-14 दिसंबर को पटना में संपन्न हुआ, और इसमें पूरे भारत और 15 अन्य देशों से 600 अधिक निवेशक शामिल हुए। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कहां पे संपन्न हुआ? कहां पे संपन्न हुआ? पटना में। पटना में कहां पे? ज्ञान भवन। इसमें आए 15 देश, भारत और 15 अन्य देशों के, मतलब 600 से अधिक निवेशक आए। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या रहा? तो अमेरिका, ताइवान, जापान और जर्मनी सहित 16 देशों का प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्देश्य राज्य को एक आकर्षक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल, ठीक है, 50,530 करोड़ रुपए निवेश को लेकर, ठीक है, MOU पे हस्ताक्षर हुए। क्या? MOU का फुल फॉर्म?
अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो 50,530.41 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। सबसे अधिक 124 कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई, ठीक है। पूर्वी राज्य में कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्रों में 26,429 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए बिहार सरकार और 38 कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। प्रमुख निवेश प्रतिबद्धताओं में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 7,386.15 करोड़ रुपए, पटेल एग्री इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 5,230 करोड़ रुपए, इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,000 रुपया करोड़, देव इंडिया प्रोजेक्ट एंड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के द्वारा 1,600 करोड़ रुपया, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के द्वारा 1,000 करोड़ रुपया, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस के द्वारा 800 करोड़ रुपया मतलब निवेश किया गया, ठीक है। सबसे ज्यादा निवेश किसने किया? इंडियन ऑयल IOCL ने, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 7,386.15 करोड़ रुपया निवेश किया। दूसरे नंबर पे पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,230 करोड़ रुपया निवेश किया। एक और चर्चित नाम है, ठीक है, क्या? अल्ट्राटेक सीमेंट, उसने 1,000 करोड़ रुपया निवेश किया, ठीक है। सबका निवेश है, टोटल 38 कंपनियों ने निवेश किया, ठीक है। टोटल निवेश कितना हुआ? ध्यान में रखेंगे कितना हुआ टोटल निवेश? तो टोटल निवेश था 530.41 करोड़ रुपया निवेश हुआ, ठीक है। और इसमें से 26,429 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए बिहार सरकार और 38 कंपनियों के बीच में मतलब समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। कुल मिलाकर 280 उद्यमियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। इससे बिहार से पलायन रुकेगा और लोगों को रोजगार बेहतर अवसर प्राप्त होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? समझ गए? जी सर। ठीक है। कितने उद्यमियों ने इसने निवेश में इच्छा जाहिर जताई निवेश करने की? 280। कितने देशों की कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया? 16। ठीक है, बिल्कुल 16 देश, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 16 देश जिसमें भारत भी एक शामिल है, ठीक है। 15 अन्य देश है, भारत को लगा के 16 हो जाएगा। आप चले गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया, खबरों में क्यों रहा? गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण हुआ है जो कि खबरों में था। सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार अपना से को प्रश्न पूछा कहां पे किया है, कई बार पूछा है, पिछला बार भी पूछ रखा था, हर घर गंगा वाला कुछ पूछा था, तो ये पूछेगा। तो पीएम बोल रहा है, ठीक है, पीएम तो नहीं बनने जा रहे हैं, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार ने कहां पे गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया? नवादा में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है, आजकल जिला का नाम नहीं, ठीक है, गांव वगैरह टोला मोहल्ला का नाम पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में, कौन से गांव में? कादिरगंज के पौरा गांव, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ठीक है, नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो नवादा जिले के किस गांव में? नवादा जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? झारखंड के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस अवसर में मुख्यमंत्री 36 मिलियन लीटर स्वच्छ जल पंप हाउस का उद्घाटन किया। 36 मिलियन लीटर स्वच्छ जल पंप हाउस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना बोध गया राजगीर के बाद नवादा तक पहुंच गई, ठीक है। सबसे पहले बोध गया राजगीर, और कहां पे? सबसे पहले राजगीर में उद्घाटन किया गया था सर। गया, बोध गया, राजगीर, नवादा लिख रहा है, वो ऐसे लिखा है, लेकिन सबसे पहले राजगीर में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना गया, बोध गया, राजगीर के बाद कहां पहुंच गया है? नवादा में पहुंच गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है।
अब आगे चलेंगे, ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद पीयू सीनेट सदस्य नामित, खबरों में क्यों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद पीयू की सीनेट सदस्य नामित की गई है। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद को 3 साल के लिए पटना विश्वविद्यालय के, ठीक है, सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया है, ठीक है। पीयू का मतलब क्या, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसे नामित किया है, क्या नाम है इसका, रेशमा प्रसाद। क्या है रेशमा प्रसाद, ट्रांसजेंडर है। सीनेट की सदस्य ट्रांसजेंडर है, ठीक है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, रेशमा प्रसाद पहले ट्रांसजेंडर है जिसे देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनियर सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और अन्य ट्रांसजेंडर के लिए रोल मॉडल भी है। ये अपनी संस्था दोस्ताना सफर के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो रेशमा प्रसाद की, ठीक है, अपनी एक संस्था है, क्या नाम है संस्था का नाम, दोस्ताना सफर। दोस्ताना सफल, ठीक है। दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, ये भी चर्चा में रहा है। रीजन क्या है, क्या है, किसी तरह का फैसला लेने के लिए विश्वविद्यालय से संबंधित एक तरह का मंत्री परिषद टाइप का होता है, उसी को सीनेट बोलते हैं, ठीक है, समझे। आप देखेंगे दिव्य कला मेला का आयोजन की बात करेंगे, खबरों में रहा है। क्यों खबरों में रहा, तो पटना के गांधी मैदान में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ, पटना में, पटना गांधी मैदान में। पटना का कहाँ पे हुआ था, पटना के गांधी मैदान में। प्रमुख बिंदु की आयोजनकर्ता कौन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 8 से लेकर 17 दिसंबर, 10 दिनों तक चला। 8 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो मतलब देश भर के जितने भी दिव्यांग उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके हाथों से जो उत्पाद बनते हैं उनको मतलब शिल्प कला को प्रदर्शित करने का अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसमें क्या था, पूरे देश भर से, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य आदि सहित देश के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और, ठीक है, पैकेज फूड जैसे जीवंत उत्पाद एक साथ देखने को यहाँ पे मिला। यह पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में, ठीक है, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जनों के, पीडब्ल्यूडी का क्या होगा मतलब, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ और होगा यहाँ पे मतलब, ठीक है, क्लियर नहीं पता चल रहा, मतलब कुछ होगा। यह दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में, ठीक है, डीईपीडब्ल्यूडी की कुछ होगा, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। फुल फॉर्म देखिए, एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगों के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक अच्छा मंच प्रस्तुत करता है। दिव्य कला मेला पटना 2022 में शुरू होने वाली श्रृंखला का 11वां मेला था, ये इंपॉर्टेंट है। और पटना में जो दिव्य कला मेला जो आयोजन किया गया, जो दिव्यांगों के लिए, कितने नंबर का है, 91 नंबर का। ये पटना में कहाँ पे हुआ है, गांधी मैदान। किस मंत्रालय के द्वारा मतलब इसका वो किया गया, आयोजनकर्ता कौन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। इसका मंत्री कौन है, सरकार। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का आवर्चंद गहलोत, बहुत दिन पहले था, है कि बदल गए हो, सर पीडब्ल्यूडी का दिया ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है, ठीक है। अब आते हैं, बीएचयू द्वारा धीरज कुमार गुप्ता का भोजपुरी में देश की पहली डिग्री मिल गई है। तो बीएचयू द्वारा धीरज कुमार गुप्ता का भोजपुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भोजपुरी में देश की पहली डिग्री किसे मिला, धीरज कुमार गुप्ता। सामाजिक न्याय अधिकारिता ये भी बोल सकते हैं, वीरेंद्र कुमार। हाँ, भाई वीरेंद्र कुमार, हाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे, मतलब कह सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन में, मतलब भोजपुरी में ग्रेजुएशन करने वाला देश का पहला व्यक्ति कौन हो गया, मतलब बीएचयू द्वारा धीरज गुप्ता। देश की, झारखंड के हैं क्या सर वो, सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है, वीरेंद्र, हाँ सार उधर झारखंड से शायद आता है, कि G20 के समय में ना उनका भी योगदान देखने को भी मिला था। देश की पहली भोजपुरी डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दी गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन कला संकाय में देश की पहली भोजपुरी डिग्री दी गई। पूरा शोध पत्र भोजपुरी में लिखा गया था, मतलब ये शोध पत्र मतलब ये पीएचडी की बात हो रही है, ठीक है। शोधार्थी धीरज कुमार गुप्ता ने शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बनारसी भोजपुरी भाषा का मतलब क्या किया था, प्रयोग किया था। क्या नाम है, धीरज कुमार। भोजपुरी भाषा के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल है क्या? नहीं, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नहीं शामिल है, वेरी गुड। सबसे पहले भोजपुरी मतलब किस समूह का भाषा है? इंडो आर्यन। बिल्कुल, इंडो आर्यन भाषा, जो भारत के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र नेपाल के तराई के क्षेत्र में मूल उत्पन्न भाषा है, ठीक है। मुख्य रूप से बोली कहाँ जाती है, तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बिहार में और उत्तर पश्चिमी झारखंड में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा भारत को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करना इस भाषा को बोलने वाले लोगों की सबसे पुरानी मांगों में से एक रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं है, लेकिन मूल रूप से संविधान में मात्र 14 भाषाएं ही थी, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान के द्वारा 3 और भाषाओं को, जिसमें नमक को शामिल किया गया, ठीक है। मणिपुर नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, ठीक है, नमक कहते हैं, ठीक है। 92 संविधान संशोधन 2004 गलत दिया हुआ, 2003 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ी गई, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सारी बातें आप लोग जानते थे, पर ध्यान में भोजपुरी भाषा किस समूह का भाषा था, इंडो आर्यन भाषाई समूह से आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोलते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, थोड़ा बहुत बंगाल में भी बोल लेते हैं, ठीक है। आप चलेंगे क्या, अरे फिजी में, तो जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर जो गए बिहार यूपी से, तो लोग तो बोलेंगे ही ना। हाँ, वहाँ बोली जाती है। लोक नायक भिखारी ठाकुर की जयंती खबरों में रहा, ठीक है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? सर वही भिखारी ठाकुर को। लोक नायक को जयप्रकाश नारायण है। हाँ, ठीक है, लोक गायक, ठीक है, ध्यान रखें। लोक गायक भोजपुरी ठाकुर, सॉरी भिखारी ठाकुर जो थे, इनकी जयंती जो थी चर्चों में रहा, इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। जयंती पर याद किए गए लोक गायक भिखारी ठाकुर। प्रसिद्ध लोक कलाकार, रंगकर्मी, कवि एवं नाट्य निर्देशक, ठीक है। भिखारी ठाकुर जन्म हुआ था 1887 में, मृत्यु हो गया था 1971 में, काफी दिन जीवित रह गए। अब आते उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था, ठीक है। ठाकुर से टाइटल से पता चला, ठीक है। भिखारी ठाकुर को उनके नाटक के लिए काफी सराहना मिली, जो समाज की हकीकत को उजागर करता है। लोग उन्हें भोजपुरी के राय बहादुर और शेक्सपियर जैसे उपाधि से बुलाते थे। राहुल, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब भिखारी ठाकुर को एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, शेक्सपियर की उपाधि किसने दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। किसने दी? राहुल संकीर्त्यान ने दी थी। किसने दी थी? किसने दी थी? 1887 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हो गई? 1971 में, 10 जुलाई 1971। 1971 में इनकी मृत्यु हो गई। भिखारी नामा भिखारी ठाकुर के जीवन पर लिखा गया संगीतमय नाटक है। कैसा नाटक है? संगीतमय। भिखारी नाच भिखारी नाच, नाच भिखारी नाच, लौंडा नाच पे 72 मिनट लंबी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो लौंडा नाच के लिए भी ये जाने जाते थे। लेखक संजीव द्वारा लिखित उपन्यास, ठीक है, सूत्रधार ठाकुर के जीवन पर आधारित है। लेखक संजीव द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास सूत्रधार का मतलब डायनेटर, इन्हीं के जीवन पे आधारित है। फिल्म की बात करेंगे, विदेशिया, किताब, गंगा स्नान, सब इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। विदेशिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो याद है भिखारी ठाकुर के बारे में हम लोग जान लीजिए, इंपोर्टेंट इससे निकला। शेक्सपियर की उपाधि इनको किसने दी? राहुल संकीर्त्यानंद। बिल्कुल, ठीक है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के शेक्सपियर के अलावा और किस नाम से जानते हैं? लोक गायक के नाम से। किसे? राय बहादुर के नाम, ठीक है। ध्यान रखें, नाच भिखारी नाच, लौंडा नाच पे, ठीक है। कितनी मिनट लंबी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई इनके नाम पे? कितनी मिनट की है? 72 मिनट। पूरे अच्छे से देखते हुए चलिए, ठीक है। अब चलते हैं, सोन नदी पे अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, खबरों में है, ठीक है। तो बिहार पुलिस ने सोन नदी पे अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 रेत तस्करों को गिरफ्तार किया और रेत से भरी 40 नाव जब्त कर ली, ठीक है। ध्यान रखिए, फिर आगे चल के सबसे 50-50 हजार रुपया लेके सबको छोड़ दिया।
ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे रेत खनन, रेत माफिया मतलब बालू माफिया तो बिहार में खूब देखा ही जा रहा है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो दुनिया में पानी के बाद रेत दूसरा सबसे अधिक दोहन किए जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो पानी के बाद सबसे अधिक दोहन किए जाने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो रेत ही है, बालू। रेत को खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत एक लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खान मंत्रालय ने रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 तैयार किया था। अब आते हैं सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। बिहार में बहने वाली नदी है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन बिहार के अलावा भी कई राज्यों में बहती है, ठीक है। यह यमुना नदी का गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी। उद्गम स्थल कहाँ पे सोन नदी का? अमरकंटक है। हाँ, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मैकाल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यह नदी कैमूर रेंज से होकर गुजरती है और 787 माइल मतलब 487 माइल मतलब 784 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ पे मिलती है? पटना के पास, पटना में कोइलवर एक जगह है सर। हाँ, वहां पे जाके गंगा में जाके मिल जाती है। किस किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में। 5 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड। छत्तीसगढ़ तो एक ही राज्य था पहले। उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार झारखंड भी एक ही था, ठीक है। बीच में उत्तर प्रदेश आ जाता है, बस बिहार में बस जाना इसे याद है। तो मनेर क्या? मनेर में न मिलती है। हमको तो मनेर याद आ रहा है पटना में। ये सब मनेर के सोन नदी। हरदी छपरा में मिलती है सर। मनेर के हरदी छपरा में मिलती है। नहीं पड़ता मनेर। पटना में पड़ता है। याद आ रहा था। चलिए ठीक है। नदी प्रणाली का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 70,055 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी कहते हैं सोन नदी की मुख्य सहायक नदियां रिहंद नदी और कोयल नदी है। कोयल नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? कोयल नदी, कोयल नदी झारखंड की नदी है, ठीक है। झारखंड की है। अन्य सहायक पलामू नदियां, बहती है। हाँ, गोपद नदी और कन्हर नदी है, ठीक है। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना समेत शाहाबाद के 4 जिले सोन नहर प्रणाली के नहर से सिंचित होते हैं। डेहरी सोन नदी के किनारे, ठीक है, प्रमुख शहर है। डेहरी सोन नदी के किनारे मतलब क्या है? डेहरी ऑन सोन बोलते हैं ना, सोन नदी के किनारे मतलब स्थित प्रमुख शहर है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना समेत शाहाबाद के 4 जिले। शाहाबाद के 4 जिले कौन आते हैं? शाहाबाद के 4 औरंगाबाद, जिले अरवल, तीन चारों जहानाबाद और मिला पटना। करके सर। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, ये 4 गो हो गया। शाहाबाद तो हो गया आपको रोहतास में। रोहतास में ना पड़ेगा शाहाबाद? शाहाबाद आपको आता है रेंज के अंदर आता है सर। शाहाबाद रेंज के अंदर ये चारों जिला आता बिहार है। में 4 गो जिला था ना। आरा डिस्ट्रिक्ट के मतलब उसका होता है ना। शाहाबाद रेंज नहीं है। आरा हो जाएगा, भोजपुर ही सब आता होगा। रेंज तो उधर हो गया, रोहतास आरा वाला। ये सब मतलब कह रहा ना कि शाहाबाद के अलावा ये 4 जिले सोन नहर प्रणाली से सिंचित होते हैं, ये कहना चाह रहा है समेत। देखिए ना, रोहतास वगैरह भी आता है ना शाहाबाद में। जी सर, वही तो शाहाबाद हमको रोहतास जिला में हमको लगता है। कैमूर आता है, आरा आता है, रोहतास आता है, ठीक है। दे रहा हूँ बक्सर, शाहाबाद पहले जिला हुआ करता था, अब जिला नहीं है। अब उसको काट के मतलब हटा के आरा, आरा रोहतास दो बना दिया उसको। वीर कंवर सिंह थे ना। हाँ, आजादी से पहले ही जिला था, ठीक है। जी सर। बक्सर, कैमूर, आरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 4 जिला का नाम याद रहेगा। जी सर, बक्सर, कैमूर, आरा, रोहतास। कब ये बना था? शाहाबाद जिला टूटा था कब? नहीं पता। 1991-92 में, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। तो बक्सर, कैमूर, आरा, रोहतास, ठीक है, ये सब शाहाबाद में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा, नहीं मैप पे नहीं दिया, छोड़िए हटाइए। बिहार पुलिस मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च की गई, ठीक है। मतलब क्या होगा? बिहार पुलिस
1 जनवरी 2024 से एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। इसमें क्या होगा? तो मिशन 75 इन्वेस्टिगेशन दिन मतलब @75 दिन जांचकर्ताओं के एफआईआर पंजीकरण के लिए 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब तो 75 दिन ये लोग अपना उपलब्धि समझ रहे हैं 75 दिन में, ठीक है, समझ रहे हैं? इसका उपलब्धि है ये लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए, 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सोन 75 बेसिन दिन का में भी कर ले तो भी मैप बहुत दिया बड़ी हुआ बात था है। सर, ये सोन क्या? बेसिन का मैप, ये जो मैप दिया हुआ ना सोन बेसिन का दिया हुआ, जो 5 राज्यों से जा रहा है ना, उसको दर्शाया है सर। अच्छा कौन कौन सा डैम आता ठीक। है वो लिखे हुए। 75 इन्वेस्टिगेशन अगर 75 में तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 75 दिन के अंदर में जांचकर्ताओं के एफआईआर के पंजीकरण केवल 75 दिन के अंदर मामलों को पूरा समाप्त करना है, ठीक है। इसे रिपीट किया है सर, पहले भी एक बार हम लोग पढ़े थे। चलिए, बिहार सरकार, हाँ, बिहार सरकार राज्य पुलिस को अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह बनाने के लिए 1 जनवरी 2024 को कई उपाय करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। 1 जनवरी से सभी पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक मतलब आधार पर मतलब क्या की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी। नया नया दरोगा से बना है, देखते हैं, सर रील बनाते रहता है यूट्यूब पे देखते बराबर आते रहता है, ठीक है। नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग खबरों में रही है, ठीक है। तो नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का पहला डेल्टा रैंकिंग आई, खबरों में क्यों है? तो बिहार के सिवान जिले का अंदर ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र, कौन ब्लॉक है? अंदर ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र जोन 6 में, ठीक है, शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जमुई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश का दूसरा सबसे अच्छा जिला बन गया है। तो किसने, मतलब बिहार के सिवान जिले का कौन से ब्लॉक ने पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, शीर्ष स्थान हासिल किया है? अंदर ब्लॉक से। अंदर ब्लॉक, ठीक है। जबकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश का सबसे जिला कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट है, सिवान जिले का अंदर ब्लॉक, ठीक है। डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, एबीपी। बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ एबीपी में शामिल 61 ब्लॉकों और 13 जिलों के बीच में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 500 ब्लॉकों में से 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में 2 ब्लॉकों को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। ब्लॉकों के भौगोलिक दृष्टि से 6 ब्लॉकों को विभाजित किया गया, प्रत्येक जोन में से 2-2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई। पूर्वी क्षेत्र में सिवान के अंदर और झारखंड के दुमका के रामगढ़ को अच्छी रैंकिंग हासिल की, ठीक है। तो ध्यान, पूर्वी क्षेत्रों में सिवान के अंदर और झारखंड के दुमका जिले के कौन सा ब्लॉक? रामगढ़ ने अच्छी रैंकिंग हासिल की। एबीपी का मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। एबीपी शासन में सुधार को बढ़ावा देते हुए सबसे चुनौतीपूर्ण ब्लॉकों में उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। शीर्ष रैंकिंग वाले ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, क्या बात है। जबकि दूसरे रैंकिंग वाले ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए का मतलब क्या होगा, पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक याद रहेगा, किस ब्लॉक ने टॉप हासिल किया पूर्वी क्षेत्र में? अंदर ब्लॉक में सर, सिवान का अंदर ब्लॉक, जिले का अंदर ब्लॉक। बिल्कुल, सिवान का अंदर ब्लॉक। झारखंड का कौन सा ब्लॉक? रामगढ़ था ना, दुमका का किस रामगढ़, जिला में पड़ता है? दुमका। दुमका में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई, ठीक है। तो पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में होगा, पश्चिम ठीक है, बंगाल। कलकत्ता में पश्चिम होगा, बंगाल जी, कलकत्ता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने क्षेत्रीय परिषद है? टोटल 6 गो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। 4 गो दिशा, एगो बीच वाला, मध्य वाला, प्रयागराज वाला, एगो उत्तर पूर्वी वाला जो 1971 में बना था, ठीक है, समझ गए। तो 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई, खबरों में था, ठीक है। 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, ठीक है। गृह मंत्री बैठक करते, पता है ना आपको। केंद्र सरकार के निर्देश पे पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बैठक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैवी नंबर की बैठक है? 5वीं नंबर की बैठक है। इससे पहले बैठक कब हुआ? 58 में, 63 में, 85 में, 2015 में। 1958 में,
1963 में, 1985 में और मतलब 2015 में। ये क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था, पता है ना? जी अरे सर। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, ये 1956 में सब्जेक्ट किया गया था। है। ठीक है, कैमी पट, ये क्षेत्रीय परिषद का, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कैमी बैठक है ये? 5वीं। 5वीं सर। बैठक है, तो 5वीं बैठक है। ठीक है, कहाँ पे बैठक हुई? पटना में। पटना में सर। तो पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की सबसे पहली बैठक कब हुई? 58 में। 1958 मतलब अभी वाला छोड़ के आखिरी बार कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, 2015 बिल्कुल। इसका अध्यक्षता किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया? नीतीश कुमार। बैठक में बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी। बिहार भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है। इनके क्या आ सकते हैं? तो इनके मतलब मुख्यमंत्री आ जाए या फिर मतलब वरिष्ठ मंत्री कोई भी आ जाए, डिपेंड करता है वहां का मतलब मुख्यमंत्री क्या डिसीजन लेता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग करके जाति आधारित जनगणना कराई है और इसके आंकड़े जारी किए हैं। मतलब इसके पास गिनाने के लिए बस यही उपलब्धि है, जाति आधारित जनगणना करवा लिया है। ठीक है, और बीपीएससी टीचर को नौकरी दिया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,000 है। 13,07,25,000 करोड़ होगा ना सर? क्या? 10 करोड़ तो पहले से था। 13,07,25,000 है। ठीक है, 13,07,25,000 होगा। ठीक है, हजार रिपीट है ना सर? हजार रिपीट। हाँ, ये तो इधर भी तो गलत है ना। 10 करोड़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना सर, 10 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा। अरे वो तो करोड़ में होगा ही, लेकिन यहाँ पे हजार रिपीट दे दिया, वो तो पता है सबको करोड़ में होगा। ठीक है, 13 करोड़ 7 लाख होगा सर। 13,07,25,000 होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही ध्यान में रखना, 5वीं बैठक की पटना में हुआ है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का, पहला 1958 में। इससे पहले कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, बिहार की तरफ से चाचा जी ने भाग लिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जो कि खबरों में थे। ठीक है, कितने औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे बिहार में? 3 बिल्कुल, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु की बात की, ये औद्योगिक क्षेत्र बिहार के कहां कहां पे बनेंगे, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गया, मुंगेर, नालंदा। बन गया ना? गया, मुंगेर, नालंदा। ठीक है, नामुंग, ठीक बन जाएगा, नामुंग। ठीक है, कहां पे बन रहा है? गया में, मुंगेर में, नालंदा में। ठीक है, 3 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इन औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें भारी उद्योग भी हो गया, मध्यम उद्योग भी होगा, लघु उद्योग भी होगा। ठीक है, इसके लिए सरकार ने बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिले में बनने वाला औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ठीक है, 1670 करोड़ गया में, 1200 मतलब एकड़ मतलब की बात करेंगे मुंगेर में, 1000 एकड़ की बात करेंगे कहां पे? नालंदा में जमीन का अधिग्रहण किया गया है। कितना कितना? 1670 करोड़, सॉरी 1670 एकड़, 1200 एकड़ और 1000 एकड़। ठीक है, तो 1670 एकड़ कहां पे? गया में, 1200 एकड़ की बात करेंगे मुंगेर में और 1000 एकड़ की बात करेंगे कहां पे? नालंदा में। ठीक है, याद रहेगा ये नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखें। बिहार में 3 को औद्योगिक क्षेत्र जो बनाया जा रहा है नया वाला, कहां कहां पे बनाया जा रहा है, क्या बताएंगे? गया, मुंगेर, गया, नालंदा। मुंगेर, गया, मुंगेर, नालंदा। नालंदा। नालंदा में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023। ठीक है, खबरों में रहा, क्यों रहा खबरों में? तो सीएम नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय डेयरी और पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया तथा कॉम्फेड के नए उत्पाद को भी लॉन्च किया। मुख्य विचार की बात करें, मुख्यमंत्री ने 172.7 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट के साथ ही अन्य उत्पादन और पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज किशनगंज का शुभारंभ किया। कहां पे किया? पशुपालन कॉलेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे अन्य 5 उत्पादन और पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज कहां पे उद्घाटन किया? किशनगंज में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने, ठीक है, 172.76 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट के साथ ही अन्य 5 उत्पादन और पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज किशनगंज का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना में 5 नए उत्पाद, मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड और पीने का पानी, ठीक है, पेश किए। ठीक है,
सुधा सलील, पीने का पानी का नाम क्या रहा? सुधा सलील। मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया। कई राज्यों से उन्नत दुधारू मवेशी और बैलों को राज्य के उद्घाटन डेयरी और पशु मेले में लाया गया था, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सुधा, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है, सुधा। इसको फुल फॉर्म क्या? कॉम्फेड। कॉम्फेड का फुल फॉर्म क्या होगा? बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव है, फेडरेशन, ठीक है, कॉम्फेड। इसका फुल फॉर्म आ जा रहा है क्या? अब चलेगा, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिल गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? बजट फ्रेंडली है ये पुरस्कार, थोड़ा मात्र 1 लाख की राशि मिलती है। ठीक है, कितने भाषा में दिया जाता है? 24। इतना धीमे से आवाज क्यों आ रहा है? हल्ला तो आप लोग जोर से ही करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो थोड़ा आंसर भी जोर से बोलिए। कितने भाषा में दी जाती है? 22 में, 24 में, 26 में, 14 में, या फिर 22 भाषा में? 24 भाषा में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें 22 हमारा संवैधानिक भाषा है, 8वीं अनुसूची की भाषा है, और 2 भाषा होता है हिंदी और अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, आप देखिएगा मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भोजपुरी में नहीं होता है, किसे दिया गया? बासुकीनाथ झा को दिया गया। किसे दिया? बासुकीनाथ झा को दिया गया। ठीक है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, मैथिली भाषा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? बोध संकेतन के लिए दिया गया। ठीक है, प्रोफेसर झा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के पटसा के रहने वाले हैं। ठीक है, झा को उनकी साहित्यिक उपलब्धि के लिए बिहार सरकार द्वारा ग्रियसन पुरस्कार, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार और मिथिला विभूति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या नाम है? पूरा नाम क्या है इनका? बासुकीनाथ झा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बासुकीनाथ झा को मिला। किसके कौन से कृति के लिए मिला? बोध संकेतन। बोध संकेतन के लिए। ध्यान में आप लोग इसको रखेंगे। एनटीपीसी कितना बचा हुआ है भाई? करवा देता हूं। ठीक है, चलते आगे। ठीक है, एनटीपीसी कांटी को फिक्की जल पुरस्कार 2023 मिला है। खबर मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक है, एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल अमेरिकी दक्षता श्रेणी के लिए फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। तो फिक्की जल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एनटीपीसी के प्लांट को। ये प्लांट कहाँ पे? कांटी में है। कहाँ पे है? कांटी में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कांटी में आप जाएंगे ना, प्लांट में मिलेगा, वहां पे छीन मस्ती के मंदिर भी है जिसमें माता का सर नहीं है। ठीक है, मतलब माता का सर जो है अलग है धड़ से। रजरप्पा वाला सर? हाँ, तो वहां पे है, कांटी में भी आपका है छीन मस्ती के मंदिर, एनटीपीसी प्लांट के बगल में ही है। ठीक है, राजरप्पा में जैसा है ना, सेम मूर्ति वहां पे भी बनाया गया है। कभी जाइएगा मुजफ्फरपुर तो देखेगा। एनटीपीसी कांटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री रहे। जिस समय कारगिल वार हुआ था उस समय देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ही थे। जदयू के बड़े नेता, बहुत बड़े समाजवादी नेता, रेल के ठीक है, रेल के बहुत बड़े नेता। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को हिला कर रख दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी इनसे बड़ा डरती थी जॉर्ज फर्नांडिस से। ठीक है, मुजफ्फरपुर से ही चुनाव जीतते थे ये, केरला से आते थे, मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत कर जाते थे। कहाँ पे स्थित है एनटीपीसी कांटी? तो ये कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक कंपनी, जिसका अर्थ है निगम के पास एनटीपीसी के 100% क्या है? हिस्सेदारी है। अब आते फिक्की के बारे में जान लेते हैं। फिक्की से प्रश्न पूछता है, आप जब पढ़ोगे, आप क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें फिक्की के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत आधारित गैर सरकारी व्यापार संघ और अभियान और समूह है। संस्थापक कौन है? तो घनश्याम दास बिरला इनके संस्थापक हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो फिक्की का कौन सा अवार्ड मिला है? तो जल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान में, किसे मिला है? तो एनटीपीसी को मिला। एनटीपीसी की कहाँ की शाखा को मिला है? तो कांटी का शाखा का। ठीक है, आप चलेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीवर्स और होप के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है, खबरों में रहा है। ठीक है,
तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया विभाग के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ठीक है, फिल्म का निर्देशक कहाँ का है ये? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो फिल्म के निर्देशक सिंचन चटर्जी ने किया। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गया के पास पटवा टोली में बुनकरों के जीवन पर आधारित है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में पड़ता है। इसको नैक में डबल+ शायद मिला है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, नैक में शायद इसको डबल+ क्या होता है, A+ होता है ना, A++ होता है ना, तो शायद इसको मिला है। मात्र एक ही यूनिवर्सिटी को मिला है A++। एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ, एक बार देखिएगा इसको। A++ किसे मिला है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। तो फिल्म का निर्देशन किसने किया? सिंजन चटर्जी ने। हाँ, सिंजन चटर्जी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म गया के पास पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। डायरेक्टर बने सिंजन चटर्जी। क्या नाम है इसका? वीवर्स और होप। वीवर्स का मतलब क्या? बुनकर। ठीक है, मतलब आशाओं का बुनकर, आशा का बुनकर। आगे चलेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ज्योति, ये भी मुजफ्फरपुर के। बिहार की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने ज्योति सिन्हा को मतलब दिया दिव्यांग पुरस्कार दिया। ठीक है, मुजफ्फरपुर की है शायद ये। हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए 21 व्यक्तियों और 9 संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए मिला, लेकिन इस संस्था को भी दिया जा सकता है। ठीक है, 9 संस्थानों को और 21 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, किसने मिला है? किसने मिला है? तो इन्होंने मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया है। ठीक है, ज्योति सिन्हा। क्या नाम है? ज्योति सिन्हा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है इसको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1969 में केंद्र सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारियों के रूप में उत्कृष्ट विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना की मंजूरी भी दी थी। अब आते खेल में आते हैं। सुशांत मिश्रा और शाकिब हुसैन, ठीक है, IPL खेलेंगे। तो सुशांत मिश्रा और शाकिब हुसैन क्या खेलेंगे? IPL खेलेंगे। IPL में मिनी ऑक्शन में दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस से 2.20 करोड़ में खरीदा। कुछ ज्यादा पैसा नहीं दे दिया भाई इसको। ठीक है, आप देखिए उसी में गोपालगंज के शाकिब हुसैन बेचारे बहुत ही बजट फ्रेंडली रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात्र 20 लाख में इनको खरीदा। ठीक है, मतलब सीधे 2 करोड़ का अंतर है दोनों के बीच में। तो सुशांत मिश्रा कहाँ के हैं? कहाँ के हैं सुशांत मिश्रा? दरभंगा के। जानते हैं आप लोग दरभंगा वाले। ठीक है, इनको मतलब कितना में? 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया। ये सब भला इधर के लोग खेलते होंगे बाहर से ही। जैसे कि से मतलब ये है ना, ईशान किसान है ना पटना से, लेकिन कोई रिश्ता पटना उतना से सब दिन बाहर ही रहा, मुंबई में ही रहा है। ठीक है, और गोपालगंज के शाकिब हुसैन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेस प्राइस 20 लाख में खरीद लिया। ठीक है, बेस प्राइस 20 लाख था, उसी में खरीद लिया। यहाँ पे आपको बिहार क्या होता है आई थिंक समाप्त होता है। नहीं, कल हम लोग केंद्र सरकार की योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे यहीं पे समाप्त करना चाहिए। और भी चीजें पढ़नी है ये और पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अरे बोलिए। सर बिहार होंगे नहीं सर, छोड़ दीजिए, आगे दूसरा सब्जेक्ट, बिहार हिस्ट्री।